काठमांडू में एक और नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। आज सुबह सुबह जब नींद खुली तो बाहर कोई लड़की बहुत ही जोर जोर से चिल्ला रही थी। अब मैं फ्रेश हो चुका हूँ, तो चलिए नीचे चल के देखते हैं कि आखिर क्या सीन है। Sandeep, I'll stay tonight also, okay? Okay. I'll go tomorrow. Okay. I'll be back in 1 or 2 hours. Where are you going now? Shambhunath temple. Swambhunath? Something like that. Yeah. So where is possible then? Why it's missing? What's missing? She lost like 20 Romanian money from inside her bag. I don't know how it happened. Our clothes were same like that one. While she was like living here, all the clothes were same like that, and money was inside the clothes. Nobody gonna do from there. दिन की शुरुआत करने से पहले पेट पूजा बहुत जरूरी है। मैंने 110 नेपाली रुपए में एक वेज बिरयानी ऑर्डर किया है। आज का दिन काफी लंबा होने वाला है क्योंकि आज मेरा काठमांडू में आखिरी दिन है और आज मैं यहाँ के बचे हुए सारे टूरिस्ट प्लेसेस को कवर करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप एक रिलीजियस पर्सन हो तो काठमांडू को तुरंत अपने बकेट लिस्ट में ऐड कर लो, क्योंकि जैसे ही आप काठमांडू की गलियों में पहुंचोगे, हर गली में हर नाके पर आपको एक ना एक मंदिर या शांति स्तूपा देखने को जरूर मिल जाएगा। इससे आप अनुमान लगा सकते हो कि यहाँ के लोग कितने रिलीजियस हैं। आपसे मेरा एक आग्रह है कि अगर आप कभी भी यहाँ घूमने आते हो तो यहाँ के लोगों के रिलीजियस एस्पेक्ट्स को ध्यान में जरूर रखें और कुछ गलत ना करें। बाकी नेपाल के लोग इतने अच्छे हैं कि मैं उनका वर्णन शब्दों में नहीं कर सकता। आपको खुद आकर यहाँ पे एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। आई थिंक दे आर द बेस्ट पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड। मैं पहुंच चुका हूँ आज के मेरे पहले टूरिस्ट प्लेस पर, जिसका नाम है धरहरा टावर। इसका निर्माण 1832 में मुख्तियार भीमसेन थापा ने किया था। इसका उपयोग उस समय राज्य के ऊपर निगरानी रखने के लिए किया जाता था। आगे चलकर यह नेपाल का टॉप हिस्टोरिकल प्लेसेस में से एक बन गया। 2015 में आए भूकंप के कारण यह टावर टूट गया था। उसके अवशेष आज भी यहाँ पे देखे जा सकते हैं। उसी के बगल में नेपाल गवर्नमेंट ने एक और टावर बनवा दिया है और अभी भी यहाँ पर गार्डन का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। आई होप जल्दी ही यह पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा। अब मैं पहुंच चुका हूं आज के सेकंड टूरिस्ट प्लेस पर, जिसका नाम है शहीद गेट। धरहरा टावर से कुछ 500 मीटर्स की डिस्टेंस पे बनाया गया है यह गेट। इसको किंग महेंद्र ने 1961 में बनवाया था। इसके ऊपर 5 स्टैच्यूज लगी हुई हैं। यह पांचों मूर्तियां उन शहीदों की हैं जो 100 साल पुराने राणा शासन के खिलाफ खड़े थे। जब इस गेट को बनवाया गया था तब इसका नाम नेपाल स्मारक था। बाद में लोगों ने इसका नाम शहीद गेट रख दिया और आज भी इसे शहीद गेट के नाम से जाना जाता है। अब मैं पहुंच चुका हूं आज के थर्ड टूरिस्ट प्लेस पर, जिसका नाम है रानी पोखरी। देखने में बहुत ही खूबसूरत रानी पोखरी 1670 एडी में किंग प्रताप मल्ला द्वारा बनाया गया था। उस समय एक हाथी के पैरों के नीचे आ जाने के कारण किंग प्रताप के बेटे की मौत हो गई थी। उसी समय अपनी क्वीन के ग्रीफ को कम करने के लिए किंग प्रताप ने रानी पोखरी का निर्माण किया था। प्रताप मल्ला नेपाल के वन ऑफ द माइटिएस्ट किंग्स में से एक थे। उन्होंने नेपाल पर लगभग 600 ईयर्स तक राज किया था। फिलहाल तो मैं इसके अंदर नहीं जा पाया, किसी कारणवश इसके गेट्स बंद कर दिए हैं। अगर आपको कभी मौका मिलता है तो आप अंदर जरूर जाएं। आप लोगों से एक बहुत ही जरूरी जानकारी शेयर करनी थी। आज सुबह में जब मैं अपने हॉस्टल मेट से बात कर रहा था तो मुझे एक ऐप के बारे में पता चला, जिस ऐप का इस्तेमाल करके आप बाइक और कार्स रेंट कर सकते हो, और उस ऐप का नाम है पठाओ ऐप। और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। तो मैं जा रहा हूँ पशुपतिनाथ टेम्पल, जिसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रानी पोखरी से 3.7 किलोमीटर्स है, और बाइक ने मुझे चार्ज किया है 110 NPR, जो कि इंडियन रुपीज में होते हैं 68 रुपीज ओनली। तो 68 रुपीज फॉर 3.7 किलोमीटर्स इज डैम गुड मैन। अब मैं पहुंच चुका हूं अपने चौथे टूरिस्ट प्लेस पे, और मेरा पर्सनल फेवरेट, द रीजन आई केम टू काठमांडू, पशुपतिनाथ टेम्पल, द 13th ज्योतिर्लिंगा। जैसे ही मैं पशुपति जी के परिसर में पहुंचा, मुझे स्पीकर्स की आवाज सुनाई दी और मैं उनके तरफ खींचा चला आया। जब मैं उनकी तरफ बढ़ा
तो देखा यहाँ पर कुछ ड्रामा चल रहा है। मुझे तो बहुत ही आनंद आया, आप भी थोड़ा सा आनंद लीजिए। और जैसे ही आप पशुपतिनाथ के मुख्य टेंपल की तरफ बढ़ोगे तो आपको दोनों तरफ बहुत सारी दुकानें दिख जाएंगी, जहां पर पूजा की बहुत सारी सामग्रियां बेची जा रही होंगी, रुद्राक्ष बेचे जा रहे होंगे, बहुत सारे गॉड के आइडल्स बेचे जा रहे होंगे। तो आप यहाँ से अगर आप शॉपिंग करना चाहते हो तो आप शॉपिंग कर सकते हो। बहुत ही बड़ी वैरायटी है आपके लिए शॉपिंग करने के लिए। जब आप मंदिर में प्रवेश करते हैं तो आपको जूता चप्पल निकलवा दिया जाता है, तो कृपया इस बात का ख्याल रखें और अगर कोई ना निकालने को बोले तो भी आप चप्पल जूता निकाल कर ही अंदर जाएं। यहाँ पर परिसर में आपको बहुत से लोग पूजा करते हुए, हवन करते हुए दिख जाएंगे। चाहे आप साल में कभी भी आओ, यहाँ पे हमेशा ही भक्तों की भीड़ लगी रहती है। नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर को कुछ मायनों में तमाम मंदिरों से सबसे प्रमुख माना जाता है। पशुपति का अर्थ है, पशु मतलब जीवन और पति मतलब स्वामी या मालिक, यानी जीवन का मालिक या जीवन का देवता। पशुपतिनाथ दरअसल 4 चेहरों वाला एक लिंग है। ये चारों चेहरे तंत्र विद्या के 4 बुनियादी सिद्धांत हैं। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि चारों वेदों में बुनियादी सिद्धांत भी यहीं से निकले हैं। माना जाता है कि यह लिंग वेद लिखे जाने से पहले ही स्थापित हो गया था और इससे कई पौराणिक कहानियां भी जुड़ी हुई हैं। कुरुक्षेत्र की लड़ाई के बाद अपने ही बंधुओं की हत्या करने की वजह से पांडव बेहद दुखी थे। उन्होंने अपने भाइयों और सगे संबंधियों को मारा था। इसे गोत्रवध कहते हैं। उनको अपनी करनी का पछतावा था और वे खुद को अपराधी महसूस करते थे। खुद को इस दोष से मुक्त करने के लिए वे शिव की खोज में निकल पड़े, लेकिन शिव नहीं चाहते थे कि जो गलती उन लोगों ने किया है उससे उनको इतनी आसानी से मुक्ति दी जाए। इसलिए पांडवों को अपने पास देखकर उन्होंने एक बैल का रूप धारण कर लिया और वहां से भागने लगे। लेकिन पांडवों को उनके भेद का पता चल गया और वे उनका पीछा करने लगे। इस भागा दौड़ी के दौरान शिव जमीन में लुप्त हो गए और जब वह पुनः अवतरित हुए तो उनके शरीर के कई टुकड़े हो गए। नेपाल के पशुपतिनाथ में उनका मस्तिष्क गिरा था और तभी इस मंदिर को तमाम मंदिरों में सबसे खास माना जाता है। केदारनाथ में बैल का कुबड़ गिरा था। बैल के आगे की 2 टांगे टुंगनाथ में गिरी थी। यह जगह केदारनाथ के रास्ते में पड़ता है। बैल का नाभि वाला हिस्सा हिमालय के भारतीय इलाके में गिरा था। इस जगह को मध्य महेश्वर कहा जाता है। यह एक बहुत ही शक्तिशाली मणिपूरक लिंग है। बैल के सिंह जहाँ गिरे थे उस जगह को कल्पनाथ कहते हैं। इस तरह उनके शरीर के अलग अलग टुकड़े अलग अलग जगहों पर मिले और उनको वहीं पर पूजा गया। पशुपतिनाथ जी के दर्शन करने के बाद अब मैं निकल चुका हूँ अपने अगले टूरिस्ट प्लेस पर, जिसका नाम है बुद्धनाथ स्तूपा। मैंने फिर से एक बाइक हायर कर लिया है। पशुपतिनाथ से बुद्धा स्तूपा का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है 2.5 किलोमीटर्स और इस बाइक ने मुझे चार्ज किया है सिर्फ और सिर्फ 85 NPR, जो कि बहुत ही कम है। और इतने कम में मैं अगर ट्रैवल कर पा रहा हूँ तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। अब मैं पहुंच चुका हूं आज के 5वें टूरिस्ट प्लेस पर, जिसका नाम है बौद्धनाथ स्तूपा। बौद्धनाथ काठमांडू के पूर्वी भाग में स्थित है
और इसे एक तीर्थ स्थल के रूप में भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह विश्व के सबसे बड़े स्तूपों में से एक है। इसकी ऊंचाई लगभग 36 मीटर है। माना जाता है जब इसका निर्माण किया जा रहा था तब इस क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ा था, इसलिए पानी न मिलने के कारण ओस की बूंदों से इसका निर्माण किया गया। इस स्तूपा पे निर्माण तब हुआ जब तिब्बत के राजा सोंगसेन गोम्पो ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। लोगों के अनुसार राजा ने अपने पिता की हत्या की थी, जिसके बाद उसका प्रायश्चित करने के लिए उन्होंने बौद्धनाथ स्तूपा का निर्माण करवाया था। एक अन्य कहानी के अनुसार स्वर्ग की एक अप्सरा जाजिया ने धरती पर जन्म लिया था और उसके 4 पुत्र हुए। उन्हीं 4 पुत्रों ने भगवान बुद्ध के निर्वाण के ठीक बाद इसका निर्माण किया था। बौद्धनाथ स्तूपा के प्रांगण में ही कुछ मोनेस्ट्रीज भी हैं, तो अगर आप बौद्धनाथ स्तूपा घूमने के लिए आ रहे हो तो इन मोनेस्ट्रीज को भी विजिट जरूर करें, क्योंकि इन मोनेस्ट्रीज में भी आपको काफ़ी कुछ देखने को और जानने को मिलेगा। यहीं पे भगवान बुद्ध की एक बहुत बड़ी प्रतिमा लगाई गई है और भी जितने भी बुद्धिज्म से जुड़े देवता हैं उनकी भी बहुत सारी मूर्तियां आपको देखने को मिलेंगी। हालांकि आप उन प्रतिमाओं की वीडियो या फोटो नहीं निकाल सकते, पर आप उनको देख जरूर सकते हैं। मैं यहाँ से निकल ही रहा था तभी मैंने यहाँ पे एक टिकट काउंटर देखा, जो कि आते समय मैंने नोटिस ही नहीं किया था। तो अगर आप साउथ एशियन कंट्रीज में से हैं तो आपको 100 NPR रुपीज का एक टिकट लेना पड़ेगा। अगर आप यूरोपियन कंट्रीज में से हैं तो आपका टिकट का प्राइस लगेगा 400 NPR। बौद्धनाथ स्तूपा के जस्ट पीछे 500 मीटर्स की दूरी पर है यह पार्क, जिसका नाम है बुद्धा पार्क। यहाँ से आप बौद्धनाथ स्तूपा को भी देख सकते हो। गूगल पे मैंने देखा था यहाँ पर गौतम बुद्धा की बहुत बड़ी बड़ी स्टैचूज लगी हुई हैं। यहाँ आने के बाद ऐसा मुझे कुछ भी नहीं दिखा। हालांकि यह पार्क बहुत सुंदर है। कई लोग यहाँ पे पूजा पाठ कर रहे हैं, कई लोग टिकटॉक वगैरह भी बना रहे हैं। यहाँ पर आप इवनिंग में आकर टाइम पास कर सकते हो। बहुत ही पीसफुल जगह है। यहीं पर बगल में पब्लिक टॉयलेट भी है, जो कि बिल्कुल फ्री है, तो आप चाहो तो यहाँ पे टॉयलेट भी यूज कर सकते हो। काठमांडू की खूबसूरत गलियों से होते हुए मैं जा रहा हूँ सियाचिन मोनेस्ट्री, जो कि यहाँ से कुछ 1 किलोमीटर दूर है। और 1 किलोमीटर के लिए बाइक क्या बुक करना, नेपाल की गलियों का आनंद लेते हुए मैं पैदल ही चला जाऊंगा। तो चलिए चलते हैं। अब मैं पहुंच चुका हूं आज के 7वें टूरिस्ट प्लेस पर, जिसका नाम है सियाचिन मोनेस्ट्री। यह मोनेस्ट्री एक्साइल के दौरान मुख्य सियाचिन मोनेस्ट्री है। यहाँ पर लगभग 300 से ज्यादा मॉन्क्स रहते हैं। यहाँ पर बच्चों को म्यूजिक, डांस, पेंटिंग एंड बुद्धिस्ट फिलोसफी सिखाई जाती है। इसकी खुद की एक एलिमेंट्री स्कूल है, जिसमें 5 साल से लेकर 14 साल के बच्चों को मॉडर्न एजुकेशन भी दिया जाता है। जो ओरिजिनल सियाचिन मोनेस्ट्री थी वह खाम तिब्बत में थी, जो कि आज चाइना के अंडर में है, और उसकी खोज 1695 में सियाचिन राबजाम टेनपे ने की थी। 1950s में कम्युनिस्ट चाइनीज गवर्नमेंट के कल्चरल रेवोल्यूशन के नाम पर इस मोनेस्ट्री को वहां पर डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। फिर 1980 में डिल्गो रिनपोचे नाम के व्यक्ति ने यहाँ पर काठमांडू, नेपाल में सियाचिन मोनेस्ट्री को स्थापित किया, और तब से यहीं पर मोनेस्ट्री चली आ रही है। अब मैं निकल चुका हूं अपने हॉस्टल की तरफ, यानी कि थाम्बेल, जो कि यहाँ से अराउंड 7 किलोमीटर्स दूर है। और मैंने फिर से एक बाइक हायर कर ली है, जिसने मुझे 192 रुपीज चार्ज किया है। और रास्ते में जाते जाते मुझे एक नेपाली वेडिंग भी दिख रही है, तो आप लोग एंजॉय करो। आज मैंने सोचा कि नेपाली मोमोज एक बार ट्राई करते हैं। नेपाल में आए और नेपाल के मोमोज नहीं खाए तो फिर क्या खाया। तो मैंने 1 प्लेट मोमोज ऑर्डर किए हैं, जिसमें टोटल 12 पीसेस हैं, और ये मुझे पड़ा है अराउंड 70 NPR। तो उसको खा के मैं सो जाऊंगा, और मिलेंगे हम लोग अब अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।